हेलो ऑल, वेलकम टू ई कीड़ा। गाइस, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अनलॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। वैसे तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंसीडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन पे बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। बट ये टॉपिक पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमारे जो कंसीडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है गाइज। लॉ ने हमें एक लिस्ट दी है और वो लिस्ट के हिसाब से हमें देखना है कि लिस्ट में अगर फॉलो होता है तो हमारा कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। अगर लिस्ट में कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है तो हमारा कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स वो जो होंगे वो अनलॉफुल होंगे। सो पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ they are made for lawful consideration and object. It implies both the written and the purpose have got to be lawful. अब पहले तो देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या कहता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली हमने ये स्टेटमेंट पे पूरा एक वीडियो बनाया है और हमने ये स्टेटमेंट पूरी डिस्कस की है वो वाले वीडियो में। तो अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू तो पहले आप वो वाला वीडियोस देखिए, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन, ऑब्जेक्ट, वॉइड, ये सारे टर्म्स आपको समझ आ जाएंगे। सो बैक टू आवर डेफिनेशन। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें पता है, बट कब? जब दे आर मेड फॉर लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारी एग्रीमेंट्स लॉफुल तरीके से बनी है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या बोला है? इट इम्प्लाइज टू बोथ, मतलब जो भी पार्टीज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, सपोज अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है तो दोनों पार्टीज का रिटन, हमें पता है समथिंग इज रिटन इज नथिंग बट कंसीडरेशन, तो दोनों पार्टीज का कंसीडरेशन और दोनों पार्टीज का ऑब्जेक्ट दैट इज पर्पस हैव गॉट टू बी लॉफुल। ठीक है, सो इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्वियसली हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे सिनेरियो में ये एग्जाम्पल देखा है। सो एग्जाम्पल क्या कहता है, वंस अगेन रिवीजन हो जाएगा कि यहाँ पे एक पार्टी है, पार्टी जेरी, और दूसरी पार्टी है पार्टी टॉम। जेरी अपना सेलफोन बेचना चाहती है टॉम को 15,000 रुपीज में। ठीक है, ऑफर हो गया है, एक्सेप्टेंस हो गया है और इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? बिकॉज यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सेलफोन, क्योंकि ये सेलफोन के लिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तो सेलफोन हम कर दिस, सेलफोन हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा पर्पस है। तो सेलफोन एक लीगल ऑब्जेक्ट है। अभी तक लॉ ने या अथॉरिटीज ने सेलफोन पे बैन नहीं किया है, सेलफोन इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे सेलफोन जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अब कंसीडरेशन पे आते हैं। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो जेरी जब अपना सेलफोन दे रहा है, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? ₹15,000। ठीक है, टॉम जो रिटर्न में 15,000 दे रहा है, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? सेलफोन। तो सेलफोन की तो हमने बात कर ली, सेलफोन तो लीगल है, हमारा लॉफुल है। अगर ये 15,000 वैलिड डिनोमिनेशंस में होंगे, वैलिड डिनोमिनेशन मतलब नकली नोट्स नहीं होने चाहिए, या जो नोट्स लॉ ने बैन की है वो नोट्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर जो अथॉरिटी ने ऑथराइज्ड नोट्स बताया है वही अगर नोट्स है, तो यहाँ पे हमारा कंसीडरेशन भी लॉफुल हो जाएगा। सो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो में ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है और कंसीडरेशन भी लॉफुल है, इसलिए हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही लॉफुल है। सो अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे एक लिस्ट दे दी है हमें, कि लिस्ट से हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन से सिचुएशन में कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल है, कौन से सिचुएशन में लॉफुल नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज को लॉ ने करने से मना कर दिया है, जैसे एग्जाम्पल स्मगलिंग, इंडिया में स्मगलिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर कोई इंडिविजुअल स्मगलिंग कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो लॉ ने मना किया है, तो वहां पे वो नॉट लॉफुल हो जाएगा। ठीक है,
कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पर्पस पूरा ही अनलॉफुल है, नॉट लॉफुल है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट आता है इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे क्या बोला है, सपोज कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन डायरेक्टली फोरबिडन नहीं होगा, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या जो आपका कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल हो सकता है, बट उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे या उसके जो व्हाट यू से कट दिस, सो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, अगर उसमें से आपने कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, ठीक है, आपने कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ा है, तो उसे हम बोलेंगे इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब डायरेक्टली फॉरबिडन नहीं था, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल था, आपका कंसिडरेशन लॉफुल था, बट जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो रूल्स रेगुलेशंस आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, इसके वजह से क्या हो जाता है, वो नॉट लॉफुल, ठीक है। फिर आता है इज फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट इज फ्रॉड। ऑब्वियसली हमने फ्रॉड पे पूरी एक वीडियो बनाई है और पूरा डिस्कशन किया है हमने ये टॉपिक पे। क्या है यहाँ पे कि लॉ बिल्कुल भी फ्रॉड की परमिशन नहीं देता है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऑब्वियसली नॉट लॉफुल होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या बताता है, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। बिल्कुल लॉ कभी भी मर्डर, किडनैपिंग, मारामारी करना, हाथापाई कर दिस, ओके। सो अब ये पॉइंट क्या बताता है, ऑब्वियसली लॉ कभी भी किसी का मर्डर करना, हाथापाई करना, किसी का डैमेज करना, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, लॉ कभी भी ये चीज़ की परमिशन नहीं देता है। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ आता है, किसी को इंजुरी करना, किसी का कुछ डैमेज करना, किसी के फैमिली को डराना धमकाना, उनको इंजुरी पहुंचाना, तो वहाँ पे वो हो जाएगा नॉट लॉफुल। फिर आ जाते हैं द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल। ऑब्वियसली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ सही और गलत होता है, तो अगर हमारे सोसाइटी के हिसाब से कुछ गलत है उसको हम कहते हैं इमोरल, ठीक है, जिसे कोर्ट भी इमोरल ही बताएगा। तो जो गलत चीजें है, अगर हम वैसी गलत चीजें कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा नॉट लॉफुल। फिर आ जाते हैं लास्ट, इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या, कि जो पब्लिक है इन जनरल, ओवरऑल जो पब्लिक है उनके अगेंस्ट होना, ठीक है। तो अगर ओवरऑल पब्लिक के अगेंस्ट जाके हम कुछ कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे सब लोग रह रहे हैं और हमने जाके रेसिडेंशियल सोसाइटी में अपनी एक कंपनी, अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कर ली, और जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है और वो रेसिडेंट के जो इंडिविजुअल्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके हम काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। सो ये सिचुएशन में भी ये हो जाएगा अनलॉफुल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक पॉलिसी पे हम पूरी एक वीडियो देखने वाले हैं, तभी हम पब्लिक पॉलिसी को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट दी है हमको लॉ ने, जिस लिस्ट से समझ में आता है कि हमारे कंसिडरेशन और हमारे ऑब्जेक्ट वो लॉफुल है या नहीं है। लॉफुल कब होंगे, अगर वो लॉ ने फॉरबिडन नहीं किए होंगे, या तो वो लॉ का कोई भी प्रोविजन को डिफीट नहीं कर रहा होगा, या तो वो एक फ्रॉड्यूलेंट एक्ट नहीं होगा, या तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल भी किसी इंडिविजुअल को या उसके फैमिली को, उसके नियर एंड डियर वंस को या प्रॉपर्टी को डैमेज करना या इंजुरी करना उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोर्ट ने उसको इमोरल नहीं बोला होगा, और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हमारा जो लॉफुल कट दिस, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो हमारा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होगा वो लॉफुल होगा। बट अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपरली तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा लॉफुल, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो विद दिस विल स्टॉप हियर। टिल देन बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। सो हमने देखा कि अगर लिस्ट को हमने प्रॉपरली फॉलो किया है
तो हमारा कंसीडरेशन और हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है लॉफुल। बट अगर हमने इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया या ये रूल्स को तोड़ा तो वो हो जाएगा नॉट लॉफुल। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। बी सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।